नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 है, यानी थर्ड ईयर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके पास एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। सेकंड डे है हमारा पेपर। इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर ये कवर करते हैं। आज के इस क्लास में आपको मैं जो भी स्लाइड्स दिखाने वाला वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में होगा। और दोस्त मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर समझाने वाला हूं, और मैं आपको ये ब्रीफली में सब भी चीज़ समझा दूंगा। बाकी आप नोट्स को ले लेना जरूर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार समझने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया दोस्त, पूरा पेपर बहुत मस्त जाने वाला है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या खामियां हैं और इसके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई रही है। दोस्त अब देखोगे आप तो मेनली जो क्वेश्चन आया दोस्त वो आया फूड सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, यानी कि भारत का क्या सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी के लिए भारत ने क्या क्या कर रखा है, कौन कौन सी दोस्त सिस्टम एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर, आखिर कौन कौन सी कमियां हैं, हमें ये बताना। तो मेनली दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। हम दोस्त अगर देखें तो सभी लोगों को हर समय फंडामेंटल नीड के रूप में खाना चाहिए। अब चाहे इंसान दोस्तों कहीं पे भी रहता हो, किसी भी स्टेट में रहता हो, तो दोस्त भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और इसके लिए चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, भारत में दोस्त कितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हो, और उन सभी कंट्री के अंदर दोस्त खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली अगर दोस्तों देखा जाए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है इसको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको रन किया जा रहा है, और ये एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में काम करती है। दोस्त पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें मेन जो इसका मकसद ये था कि गरीब जो लोग हैं उनको भोजन उपलब्ध करवाना, और जो भी वस्तुएं हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि दोस्तों राशन की दुकान पे होता है सेम उस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है दोस्त, जो मेन पॉइंट हमारा ये आता है कि आखिर भारतीय खाद्य सुरक्षा, खाद्य मतलब अनाज है ना, फूड हमारे, उन अनाजों की सुरक्षा के लिए कुछ कमियां हैं हमारे देश के अंदर। तो वो क्या कमियां हैं पहले ये बताते हैं। सबसे पहले दोस्त जो वो कमी है वो है पॉपुलेशन की। भारत की बढ़ती जनसंख्या देश की दोस्त पूरी भूमि पे एक बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है, और बढ़ती जब आबादी बढ़ती है दोस्त तो डिमांड बढ़ता है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी दोस्त तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि सरकार को भी चैलेंज मिलने लग जाएगा कि आखिर कैसे वो भोजन, यानी जो फूड क्या मतलब दोस्तों सबसे बड़ी चैलेंज है कि सभी तक सरकार को अनाज पहुंचाना है, आखिर वो कैसे होगा। कोई भी इंसान दोस्त 2 वक्त की रोटी बिना खाए सो जाए तो उस देश की इससे बड़ी दोस्त मतलब कि कह सकते हो कि इससे नाकामी और क्या हो सकती है। तो मेन चीज़ है कि सभी को भोजन मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज हो जाती है। और ये बढ़ती जनसंख्या यानी बढ़ती पॉपुलेशन जो है ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। सेकंड पॉइंट है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। सबसे बड़ी चुनौती ये भी है। ये देखो, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो गरीबी को दूर करना होगा। भारत में दोस्तों आज भी BPL जो है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, लगभग दोस्तों कह सकते हैं 20 से 30% लोग भारत के अंदर BPL कार्ड के धारक हैं। BPL कार्ड के तहत दोस्तों आज अनाज भी लेते हैं, और राशन कार्ड जिनको राशन मिलता है। मेन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो आबादी बढ़ रही है इसके वजह से जो अनाज है, जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो जनसंख्या जब नहीं तेज़ी से बढ़ रही हो तो अनाज तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो इससे डिमांड तो बढ़ेगा लेकिन सप्लाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन में समाज के अंदर भुखमरी सी आ जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, जलवायु परिवर्तन दोस्त, क्लाइमेट चेंज का। इसमें क्या होता है, देखो क्लाइमेट जब चेंज होता है दोस्त तो हमारी जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर, वो बहुत तगड़े तरीके से प्रभावित होती है। जैसे कि मान लो बेवजह दोस्तों बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाता है। तो भारत जैसे देश जहाँ पे दोस्त मेनली हम बारिश के पानी से ही अपने खेतों को दोस्त सिंचाई करने के लिए हम मतलब डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर दोस्तों, हमारी एग्रीकल्चर का सिस्टम वर्षा के यानी कि बारिश के पानी पर ही डिपेंड है। तो इस वजह से हमारी जो कृषि है वो काफ़ी बुरी प्रभावित होती है जब बेवजह दोस्तों कभी बारिश आ जाती है, कभी बारिश नहीं आती तो सूखा पड़ जाता है। तो इस वजह से। तो नेक्स्ट है बायोफ्यूल्स। अब क्या होता है कि दोस्त हम फसल को उपजाने यानी कि बढ़ाने के लिए दोस्त बेवजह के हम कीटनाशकों को यूज करते हैं, यानी कि दोस्त कई सारे केमिकल्स को यूज करते हैं, जिससे कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है, जो फर्टिलाइजर सिस्टम है दोस्त वो कहीं ना कहीं नष्ट होते चला जाता है, और इसके लिए भूमि तो खत्म हुई, हम पे भी दोस्त इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, करप्शन, भ्रष्टाचार। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर। अब मान लो कि राशन की दुकान पे आप राशन लेने जाते हो, अब सरकार दोस्तों मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सरकार आपको 10 किलो राशन दे रही है, तो पीछे वाला बंदा राशन कार्ड के बेस पे आपको दोस्त सिर्फ 8 किलो राशन देगा, बोलेगा 2 किलो तो ऊपर से आ ही नहीं रहा भाई, 2 किलो दोस्तों वो बचा कर ब्लैक में बेच डालेगा उसको।
कभी राशन की दुकान बंद करके वो राशन नहीं देगा आप सभी को, कहीं बोलेगा कि राशन आपको यहाँ नहीं मिल रहा, कभी किसी और दुकान पे जाओ, आपका एरिया चेंज हो चुका है, कई दोस्तों तमाम तरीके के बहाने मिलाकर वो ब्लैक के अंदर वो सभी राशन को बेच दिया करते हैं। तो मेन दोस्तों ये जो करप्शन है ये बहुत तेज़ी से राशन की दुकानों पे है, कई बार दोस्तों ऐसे पकड़े भी जाते हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पे भारत के अंदर जो भंडारण की समस्या है ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। भंडारण मतलब कि मान लो दोस्त जो हमारे पास क्रॉप्स है, मान लो कि दोस्त बहुत तेज़ी से टमाटर हो गए हैं, है ना, और हमारे पास बहुत टमाटर है इस टाइम, तो या मान लो प्याज भी बहुत है हमारे पे, तो उनको हम रखेंगे कहाँ पे? क्योंकि जैसे ही आएगी दोस्त वो डायरेक्ट मंडी पे पहुँच जाएगी। पहले लाना है उनको, फसल को जब कटती है तो उसको स्टोर करना होता है हमें एक किसी भी मतलब जाल मान लो एक ऐसे होल के अंदर, बट हमारे पास ऐसे होल की बहुत प्रॉब्लम है और छोटे किसानों के पास इतनी पहुंच नहीं होती दोस्त कि वो इस तरीके से एक बड़े बड़े होल के अंदर रख पाए। तो सबसे बड़ी बात है दोस्त कि अगर देखा जाए तो इस वजह से कई सारे हमारे जो फसल है या अनाज है वो ख़राब से हो जाते हैं, कई सड़ गल जाते हैं दोस्त। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। और मेन दोस्त हम कहें तो लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की भी कमी है भारत के अंदर। कई ऐसे टेक्नोलॉजी है, कई ऐसे दोस्तों तकनीक है भारत के अंदर, वो आज भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर पा रहे। भारत के अंदर दोस्त किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी बार इसकी मुहिम भी चलाई गई है और ऐसा हुआ भी है कि दोस्त किसानों को एक कृषि स्कूल खोले गए हैं भारत के अंदर। कृषि स्कूल मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे दोस्त किसानों को बेसिकली कह सकते हो कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर यानी अपने क्रॉप्स को बढ़ाया जा सकता है और उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त मेजर्स टू बी टेकन टू अचीव फूड सिक्योरिटी। हम किस तरीके से कौन से उपाय करके हम अपने फूड को सिक्योर रख सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन और लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा, तभी जाके दोस्त हम ऐसा कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर जिससे कि अच्छे मशीनों का यूज़ किया जा सके और फर्टिलाइजर्स को भी अच्छे से यूज़ किया जा सके, है ना। क्योंकि देखो आप फर्टिलाइजर तभी बढ़ पाएगी जब हम वहाँ पे है ना अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और दोस्त मेनली हम जो आधुनिक जो तकनीक है हम अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें जो लिटरेसी रेट है इसको हम इंक्रीज़ करना होगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है दोस्त कि जो अलग अलग तरीके के फसल होते हैं, ठीक है। देखो भारत देखा जाए तो ज़्यादातर फसल के अंदर भारत अभी आत्मनिर्भर है। हम ऐसा नहीं दोस्त कभी हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता हो। भारत दोस्त जितने भी हमें ज़रूरत की चीज़ है भारत तो इतना प्रोडक्शन कर ही लेता है। इवन दोस्त जो सरप्लस होता है हम उसको बेचना ही पड़ जाता है। अभी दोस्तों आए दिन हमने क्या करा आपको पता है दोस्त कि हमने गेहूँ के निर्यात पे बैन लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। ये कहा कि नहीं पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं फिर हम भारत के बाहर बेचेंगे उसको। हमने दोस्त चावल पे भी ऐसे ही किया, हमने चीनी पे भी ऐसे ही किया। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें फिर हम भारत से बाहर देशों के अंदर उसको बेच सकें। तो भारत दोस्तों अनाज के मामले में तो फूड सिक्योरिटी यहाँ पे कह सकते हो कि हम आत्मनिर्भर है ना, सेल्फ डिपेंडेंट है। बट तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है ये इंडिया के लिए यानी भारतीय सरकार के लिए एक समस्या बन सकती है, एक चुनौती बन सकती है कि कैसे उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट दोस्त जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए है ना, निपटने के लिए हमें सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्त इसको कम से कम करना होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो समुद्र का पानी का तो इस तरह ऊपर ऊंचा होगा। जब तापमान बढ़ता है दोस्त तो बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है तो समुद्र में कह सकते हो कि पूरी पानी का तूफान सा उठता है। और वही चीज़ जो समुद्र के आसपास के एरिया हैं दोस्त, नदी के आसपास के एरिया वहाँ पे आके बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेनली दोस्त हमें मेन फोकस जो करना है वो एग्रीकल्चर की जो सिस्टम है उसको कैसे रिफॉर्म करने में करना है और ये बाढ़ भूकंप जैसी समस्याओं से निपटने के लिए करना है ताकि हमारी एग्रीकल्चर ख़त्म सी ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम इसमें क्या करना होगा तो जैसे कि जो पोषक तत्व होते हैं हम उनको अच्छे से बनाने के लिए हम उस तरह के बीजों का यूज़ करें। हम अपने खेती के अंदर अपने मान लो जिस तरह जो हमने फसल उगाया है उसमें दोस्त ऐसे कीटनाशकों का यूज़ करें, ऐसे दोस्त उसके अंदर हम यानी कि केमिकल्स कह लो या दोस्त आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे कि हमारे फसल तेज़ी से भी हो और उसमें न्यूट्रिशन उनमें पोषण भी हो। ऐसा ना हो दोस्त कि उसमें ये सब यूज़ करने की वजह से लोगों पे साइड इफेक्ट पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाना यानी दोस्त हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए जो काफ़ी बेटर हो, काफ़ी एडवांस हो, जो अब तक वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली में दोस्तों यूज होता है। तो हमें भी ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर दोस्तों सिस्टम है ये बेहतर हो सके और कंट्री के मुकाबले में। जनसंख्या वृद्धि पे दोस्तों हमें जागरूकता फैलानी होगी ताकि हम कहते नहीं कि हम दो हमारे दो की जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आने की तो सोचते रहती है। कई स्टेट है यूपी के अंदर आया तो एक पॉलिसी ऐसी हो ताकि हम अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल पा सकें। क्योंकि आने वाले टाइम में दो जनसंख्या बढ़ेगी तो गवर्नमेंट पे ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही, गवर्नमेंट हमें खाने को खाना नहीं दे रही। तो दोस्त इसलिए हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाया जाए।
सेकंड पॉइंट क्या है, छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। देखो भारत के अंदर जो छोटे किसान होते हैं, जो कि काफ़ी दोस्तों इलिटरेट भी है, उनके अंदर काफ़ी पाई जाती है, प्लस दोस्त वो ऋण के चक्कर यानी जो लोन जो वो लेते हैं उसके चक्कर में फंसे रह जाते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इनके लोन माफ़ी के लिए प्लस सरकार दोस्त किसानों को एमएसपी का रेट बढ़ाकर एंड साथ ही दोस्त इनके लिए एक सब्सिडी का व्यवस्था करके किसानों को सपोर्ट किया जाए, जो बेसिकली छोटे छोटे किसान हैं। हरियाणा दोस्त, यूपी एंड पंजाब के अंदर ऐसे काफ़ी सारे दोस्त छोटे छोटे किसान हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा किए गए अलग अलग भूमि सुधारों पर चर्चा करें। इन भूमि सुधारों की असंतोषजनक प्रगति के कारण क्या है ये बताना दो। यानी कि हमें डिस्कस करना है वेरियस लैंड रिफॉर्म जो कि दोस्त गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। लैंड को रिफॉर्म करने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, और मेनली दोस्त यहाँ पे जो हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इसके लिए, तो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन रीजन क्या है, हमें ये बताना है। देखो भूमि सुधार की बात करते हैं हम, तो भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जहाँ पे दोस्तों 80% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे। आर्थिक स्थिति दोस्त कृषि विकास पर ही आधारित है। भारत के अंदर एग्रीकल्चर जय जवान जय किसान दोस्तों भारत में नारा दिया गया है, वो यही सोच के दिया है ताकि जब किसान तरक्की करेंगे, जब देश तरक्की करेगा दोस्तों हमारा। तो कृषि विकास दो बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातों पर? सबसे पहला है संस्थागत परिवर्तन, इंस्टीट्यूशनल चेंज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है कि भारत के अंदर भूमि पर सुधार किया जाए। जब भी इंस्टीट्यूशनल की बात आएगी यानी संस्थागत मतलब भूमि में सुधार करना, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। भूमि में सुधार करने का मतलब दोस्तों ये है कि भूमि में सुधार किया जाए ताकि जो खेती सुधाई करने जब हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, पहले हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसमें जुताई करते हैं, फिर दोस्तों बुआई करते हैं, है ना, उसके बाद हम कोई फसल को उगाते हैं। तो एक अपना इसका प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है कि हमें लाभकारी बनाना है उसको, तो जोतों को लाभकारी बनाना है। पट्टेदारी समस्या में सुधार करना है। पट्टेदारी मतलब जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, वो उन लोगों से भूमि किराए पे लेते हैं, तो इसी किराए को पट्टेदारी यानी पट्टा सिस्टम कहा जाता है, पट्टे पे लेना। ठीक है, पहला हो गया भूमि में सुधार करना पड़ेगा हमें, तभी दोस्त कुछ हो सकता है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल चेंज या संस्थागत परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है तकनीक में परिवर्तन करना होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज करना होगा, जैसे कि अच्छे किस्म के बीज यूज़ करना, खाद, पानी, मशीन, ऐसे चीज़ों का दोस्तों यूज़ करना, और ऐसे एडवांस चीज़ों का यूज़ करना जो हमारी जो एग्रीकल्चर की सिस्टम है उसको और बेहतर कर सकती है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट है भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है हमें। देखो हम जब हम लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारा दो पर्पज़ होता है। दो पर्पज़ कौन कौन से होते हैं? पहला पर्पज़ होता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हम भूमि में सुधार कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली दोस्त इंक्रीज़ होगी। जो अभी तक हम फसल मान लो दोस्त कि वो 100 टन हम या 100 टन कर रहे हैं, अब दोस्त वो बढ़कर 200 या 250 टन भी हो सकता है। ऐसा तब होगा जब हम अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, यानी कि हम जो भूमि है उसमें रिफॉर्म करेंगे, हम उसमें सुधार करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है अपने यानी कृषि उत्पादन में बढ़ावा, यानी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम सोशल जस्टिस के लिए ऐसा करते हैं ताकि भूमि सुधार हो, यानी कि जो मध्यस्थ या जो मिडिल क्लास का जो काश्तकार मतलब जो किसान होते हैं उन बेचारों को जो शोषण ना हो बड़े बड़े भूमि वाले लोगों के से, या जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं वो छोटे किसानों दोस्त वो खेती करवाते हैं, उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती, वो बेचारा उतना ही कमा पाता है जितना घर में खा जाता है। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाना दोस्त पालन पोषण में ठीक से नहीं हो पाता है। इस वजह से सभी छोटे किसानों को सामाजिक न्याय मिले, ठीक है, ताकि वो अपनी खुद की भूमि पे खुद ही खेती करे, तो उस माल को वो आगे मंडी में सप्लाई कर सके। तो दो पॉइंट यहाँ पे आपको बताना है ताकि भूमि सुधार हो सके। भारत में दोस्तों भूमि सुधार के लिए क्या क्या 3 समस्याएं हैं ये आपको बताना है। तो मेन जो लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम है भारत में वो 3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कौन सी? भूमि यानी कि भू धारण प्रणाली की समस्या। पहली प्रॉब्लम ऑफ लैंड टेन्यूर। सेकंड प्रॉब्लम में अलाभकारी जोतों की समस्या, यानी कि ऐसे जोत या दोस्त ऐसे फसल जिससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। एंड थर्ड प्रॉब्लम है काश्तकारी यानी किसानों की समस्या। तो एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं आखिर ये कौन कौन सी प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं हम भू धारण प्रणाली दोस्त। क्लियर है? देखिए स्वतंत्रता जब भारत को मिली थी दोस्त, तो उस टाइम भारत के अंदर 3 तरह की भू धारण प्रणाली थी। एक जमींदार हुआ करते थे, और भारत के अंदर दोस्त पूरी भूमि जो है उसका 40% जो मालिकाना हक है दोस्त वो लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों को हुआ करता था। अब इसके नीचे दोस्तों महलवारी आते थे, फिर रैयतवारी यानी कि किसान आते थे। तो ये 3 सिस्टम भारत के अंदर चला करता था, अंग्रेजों का टाइम चला करता था। आपको ये याद हो दोस्त, तो क्लास 12th के अंदर अपने NCERT में पढ़ा होगा ये, जब जमींदारी प्रथा थी भारत में तो 40% पे दोस्त जो भूमि है उस पर जमींदारों का अधिकार हुआ करता था। तो जो जमींदारी प्रथा है यानी जो जमींदारी सिस्टम है ये 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्त इसको इम्प्लीमेंट किया गया था।
और जमींदारों का एक नया वर्ग उभर कर आया और जमींदार किसानों से खेती करवाते और किसानों से टैक्स लेके अंग्रेजों को दे देते। दोस्तों जो जमींदार हैं वो फार्मर्स और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के बीच में जमींदार दोस्त एक मीडिएटर का काम करता था और किसानों से टैक्स लेके ये अंग्रेजों को देता था। तो जमींदार दोस्त अपने जो सरप्लस होता था वो अपनी जेब में ही डाल लिया करता था और किसानों से ये हैवी टैक्स लेता था। तो जमींदार दोस्त यहाँ पे खून चूसने वाले बन चुके थे। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्त, आज भी जमींदारी प्रथा भारत में विद्यमान है, क्योंकि आज भी जो बड़े बड़े भूमि के मालिक हैं वो आज भी दोस्त किसानों से खेती करवाते हैं और उनका मतलब कि लगान इतना ज़्यादा रखते हैं, टैक्स इतना ज़्यादा होता है कि उन किसानों को ज़्यादा बचता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, लाभकारी जोतों की समस्या। देखो दोस्त, जो छोटे आकार की भूमि है हमें उनमें सुधार करना है, बट दोस्त इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, क्योंकि जब छोटे छोटे आकार की भूमि में दोस्त हम कोई फसल उगा रहे होते हैं वहाँ पे, तो उसमें भी तो लेबर लगते ही हैं, कैपिटल यानी पैसे लगते ही हैं, तो मैन पावर उसमें लगते ही हैं। तो ये जो भारी खर्चा आता है अगर उसका भी मतलब कि रिजल्ट ना निकले, तो इतना भी उसका मतलब कि रिटर्न ना निकल कर आए, तो ऐसे में दोस्त जो छोटे छोटे भूमि की यानी कि कह सकते हो उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जोतों को लाभकारी बनाने के लिए हमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो छोटे छोटे जो भूमि है जहाँ पे हम खेती करते हैं, हमें उनको क्या सुधार करना चाहिए, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें चकबंदी करना चाहिए, यानी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। चकबंदी का मतलब क्या होता है? चकबंदी का मतलब होता है एक गांव के अंदर एक किसान के अंडर में जितने भी छोटे छोटे दोस्तों वहाँ पे भूमि है जिन पे खेती की जाती है, इन सभी छोटे छोटे भूमि के टुकड़े को एक कर दिया जाए और इसको टोटल एक टुकड़ा बना दिया जाए। अब दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़े पूरे एक टुकड़े बन गए और ये एक ही किसान के अंडर में हो, और इस तरीके से जब छोटे छोटे टुकड़े में खेती ना करके जब एक ही खेत पे जब दोस्त बहुत सारा फसल उगाया जाएगा तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा दोस्त। लेकिन अभी तक हम इसमें यानी कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाए हैं। ये भी दोस्त भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चकबंदी सरकार सही से नहीं कर पा रही है अभी भी इस टाइम पे। दोस्त सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चकबंदी तेज़ी से हो, क्लियर है, ताकि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको जल्दी से मिलाकर एक गाँव के अंदर जितने छोटे छोटे टुकड़े गए हैं उसको एक कर दिया जाए और एक किसान के अंडर में हो तो वो सही से हो पाएगा। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, संयुक्त सहकारी खेती। संयुक्त सहकारी खेती का मतलब क्या होता है कि जॉइंट कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी जो छोटे यानी कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं जोतने वाले यार, तो वो सहयोग करके यानी कि जिनके पास भूमि होती है वो उनसे भूमि लेके उनकी भूमि पे दोस्तों खेती करते हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे मेन ये है कि जो छोटे किसान होते हैं इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये छोटे किसान आगे चल पाएंगे। वरना दोस्तों क्या होता है ये कि जो लोन के चक्कर में फंस जाते हैं और बैंक में ब्याज देते देते इनकी ज़िंदगी कट जाती है, तो कई तो फांसी भी लगा लेते हैं। थर्ड पॉइंट यह है कि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना, यानी कि जो जोत किया जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मान लो दोस्त, जोतों की उच्चतम सीमा का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लैंड है वो फिक्स कर दिया जाए कि मान लो एक भूमि का टुकड़ा है और इस भूमि टुकड़े को गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्त के किसानों को दे देगी और किसान उस पर जोतेगा यानी जुताई करेगा, बुनाई करेगा, है ना, और दोस्त फाइनली वो अपना क्रॉप यानी जो फसल है वो उगाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक मीडिएटर के रूप में गवर्नमेंट आ जाएगी, जिससे कि छोटे छोटे जो किसान भाई बहन हैं उनको सहयोग मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों कहा जाता है अगर हमें रिफॉर्म करना है। तो देखो इस टाइम जो भूमि जो बांटी गई है सभी को, है, मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट किसानों को यानी जोतने के लिए भूमि डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो वो किस हिसाब से करेगी। देखो राजस्थान के अंदर इस टाइम 30 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि का एक रेट चल रहा है कि सरकार ये लगभग 30 एकड़ भूमि किसानों को बांटेगी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 12.5 एकड़ भूमि, पंजाब के अंदर 30 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि चल रहा है यहाँ पे, एंड दिल्ली के अंदर भी दोस्तों 30 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि को फिक्स किया गया है कि जो किसानों को दिया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, काश्तकारी की समस्या यानी कि टेनेंसी प्रॉब्लम। देखो काश्तकारी मतलब दोस्त किसान ही होता है, तो भूमि को पट्टे पर जोतने के लिए भूस्वामियों से लिया जाता है। मैंने दोस्त आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे किसान जिनके पास अपनी कोई भूमि अपनी कोई लैंड नहीं है, तो ऐसे किसान उन स्वामियों पे डिपेंड कर रहते हैं, यानी कि स्वामी मतलब ऐसे जमींदार वगैरह पे, ऐसे भूमि के बहुत बड़े बड़े मालिक जो होते हैं ये उनकी भूमि लेते हैं किसान और उनकी भूमि पे दोस्तों खेती करते हैं। तो ये जो भूमि लेते हैं इनको उसका किराया देना होता है, तो जो किराया देते हैं दोस्त उसी को कहा जाता है पट्टे। और ये पट्टे पे लेने के बाद दोस्त कह सकते हो कि बहुत बुरी हालत इनकी हो जाती है, और मान लो किसी सीजन में फसल उतनी नहीं हुई और दोस्त पट्टे भरना ही है, तो इस कंडीशन में बेचारे वो कैसे करेंगे। या इसी वजह से क्या होता है कि दोस्त इनका बोझ बढ़ता चला जाता है। स्पेशली कहा जाए तो भारत के अंदर 2 तरीके के पट्टे माने जाते हैं, एक होता है स्थायी पट्टा, एक होता है अस्थायी पट्टा। क्लियर दोस्त, यानी क्या चाहते हो कि लीज पे लेना।
अगर पट्टा किसी को नहीं समझ आ रहा दोस्त, समझना कि लीज पे है, लीज पे लेते हैं भूमि की, भाई इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है किसान और जमींदार के बीच में कि अब किसान इस भूमि को अपने पास रखेगा इतने साल तक और इसके बदले में एक पट्टा देगा इसको, है ना, एक लीज पे ले लेगा, लीज का अमाउंट दे देगा जमींदारों को। अब क्या होता है, जो स्थायी पट्टा हो यानी जो परमानेंट जो लीज होता है उसमें क्या होता है कि किसानों से भूमि छीन नहीं सकता जमींदार। लेकिन जो अस्थायी जो नॉन परमानेंट जो टेम्परेरी होता है, जो नॉन परमानेंट होता है, इसमें क्या करता है दोस्त, अगर नहीं दिया पैसे किसानों ने जमींदारों को तो वो उसकी भूमि छीन लेगा, उसको बेदखल कर देगा। इस वजह से दोस्त कुछ किसान भाई बहन हमारे बेदखल हो जाते हैं और उनकी हालत दोस्तों और ख़राब होती चली जाती है। तो पट्टेदारी के सिस्टम के अंदर इसी वजह से जो सिस्टम मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया है। क्या रिफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया कि पहले तो बोला कि भाई टैक्स फिक्स कर दो, कंट्रोल, अब जमींदार टैक्स को बढ़ाएगा नहीं। काश्तकार अधिकार की सुरक्षा के लिए अधिकांश राज्यों के अंदर कानून बना दिए गए हैं ताकि जो पट्टे के जो नियम है वो जो किसान है दोस्त उसको उसी रेट पे मिले जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। अब जमींदार अपने मन मर्जी से टैक्स को बढ़ाएगा नहीं। तो काश्तकारों के लिए तो स्वामित्व का अधिकार का व्यवस्था दे दिएगा, यानी कि अब जो भूमि होगी वो दोस्त डायरेक्टली किसानों को दे दी जाएगी, किसान उस भूमि का खुद मालिक बन जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम किया गया ताकि दोस्त जो जमींदार है उनका इनडायरेक्टली कंट्रोल भी ना हो, इससे वो उनको परेशान भी नहीं करेंगे। काश्तकारों को मालिक घोषित कर दिया गया और सरकार ने दोस्तों मुआवजा देकर स्वयं मालिकाना हक प्राप्त कर लिया, यानी कि सरकार के द्वारा इसके लिए पैसे दिए गए, सब्सिडीज वगैरह दी गई और किसानों की दोस्तों हालत को सुधारने की बात की गई। भूमि सुधारों का मूल्यांकन करें हम, एवोल्यूशन करें। देखो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम दोस्तों भारत के अंदर भूमि सुधार आंदोलन के लिए काफ़ी रिफॉर्म मूवमेंट चलाए जा रहे थे। भूमि सुधारों से संबंधित मुख्य जो कठिनाइयाँ भारत के अंदर वो है प्रशासनिक ढील, यानी कानून तो बना दिए जाते हैं बट वो दोस्त कहते थे वो असलियत में रियलिटी में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो दोस्त और उचित आंकड़े के अभाव, फाइनेंशियल भी कमी रहती है भारत के अंदर, किल्लत हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों इसके ऊपर दांतावाला के अनुसार, यानी कि दांतावाला ने एक बात कही है यहाँ पे, ये समझना है आपको, कुल मिलाकर अब तक भारत में जो कुछ भूमि सुधार हुए हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं वे सब सही दिशा में है, परंतु दोस्त मेन जो प्रॉब्लम है वो है क्रियान्वयन की। क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंट की। अगर दोस्त क्रियान्वित यानी दोस्त इम्प्लीमेंट ठीक से हो तो इनका परिणाम भी सही से आएगा, जो अभी तक संतोषजनक नहीं आ रहा है। तो मेनली दोस्तों ये इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ही क्या होता है, डीएम का, भाई सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई गई है उसको सही से इम्प्लीमेंट करना, उसका आउटकम अच्छे से निकल के आए। फिर मेन दोस्तों इस पर फोकस किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के फायदे और नुकसान बताइए। भारत सरकार की उस पर उभरती नीतियों का विश्लेषण करना है हमें, यानी दोस्तों हमें एक्सप्लेन करना है जो कंसेप्ट है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ये बताना है और इसके मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखो एफडीआई का मतलब होता है दोस्त जब कोई भी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश के अंदर जाके कोई कंपनी खोलती है, पैसा इन्वेस्ट करती है। तो मोदी जी जब किसी देश में जाते हैं दोस्त, वो बेसिकली एफडीआई के लिए ही जाते हैं कि वहाँ की कंपनी को, वहाँ की गवर्नमेंट को दोस्त एक इन्विटेशन दिया जाए कि आओ भाई भारत के अंदर आओ और पैसा इन्वेस्ट करो। इससे क्या होता है, देखो जब भी कोई दूसरी कंपनी हमारे देश के अंदर आएगी तो वो देश की गवर्नमेंट को दोस्तों टैक्स देगी और टैक्स मिलेगा सरकार को, देश के लोगों को दोस्तों रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये हमारे देश के लिए फ़ायदा होता है। चलिए अब कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो देश की कंपनी एक देश से दूसरे देश में जाके पैसा निवेश करती है तो उसी को कहा जाता है एफडीआई। अब ये निवेश कितना हो, ये निवेश दोस्त एफडीआई का दर्जा उसे दिया जाएगा जो लगभग एक, मान लो ये कंपनी है और इंडिया में ये आती है और इंडिया के अंदर दोस्तों एक कंपनी जिसका नाम है बी, और ये दोस्तों एक कंपनी जो मान लो जर्मनी की कंपनी है और ये एक कंपनी इंडिया के बी कंपनी में आके इसके 10% शेयर को खरीद लेती है, तो इसको दोस्तों एफडीआई माना जाएगा। यानी कि 10% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर एक कोई विदेशी कंपनी आके भारत के अंदर पैसा लगाती है। तो अगर ऐसा करती है तो ये एफडीआई होगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा इसको। ठीक है दोस्त, तो उस निवेश वाली कंपनी में मत अधिकार यानी वोटिंग राइट भी इसको मिल जाता है। और वोटिंग राइट तभी मिलता है, वोटिंग राइट मतलब कि कभी कोई डिसीजन लेना हो उस कंपनी में, मान लो बी कंपनी में, तो अब 10% पैसा इसने भी लगाया है तो 10% का, यानी जो एक कंपनी है इसका भी अब एक राइट हो जाएगा कि डिसीजन लेने में अब इसका भी मतलब कंट्रीब्यूशन हो। तो इस तरीके से 10% का इन्वेस्टमेंट जरूरी माना जाता है। तो एफडीआई दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रीन फील्ड निवेश। इसका मतलब होता है जब कोई एक कंपनी अमेरिका की है मान लो एग्जांपल के लिए, अब वो भारत या किसी और देश के अंदर जाके अपनी नई कंपनी खोल दे,
है ना, यानी कि कोई न्यू कंपनी खोले किसी और देश के अंदर जाके, किसी एक अनदर कंट्री में जाके, उसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड निवेश यानी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एंड सेकंड पॉइंट है जो पोर्टफोलियो निवेश होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्त, वही मैंने आपको बताया कि एक कंपनी किसी दूसरे देश के अंदर जाके कोई नई कंपनी तो नहीं खोलती, बट वो जो पहले से कंपनी है इस देश के अंदर उसके 10% शेयर को खरीद लेती है। क्लियर है? तो जब शेयर खरीदती है तो उसको पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और जब एक नई कंपनी दूसरे देश में जाके खोल लेती है उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब दोस्तों एफडीआई के फ़ायदे क्या हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई नई कंपनी हमारे देश के अंदर आएगी तो जाहिर सी बात है वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। आने से हमारे देश में तो नए नए सामान बनेंगे, तो हम नए नए सामान जो बन रहे हैं तो उसका हम भारत से बाहर के देशों में बेच डालेंगे, उसको निर्यात यानी एक्सपोर्ट करेंगे। जब दोस्तों नई कंपनी भारत में आई है तो जो कंपनी भारत में खोल रही है तो उससे देश के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, बहुत बड़ी बात है। और नए नए जो ये प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारे देश के जो कंज्यूमर हैं, जो भोक्ता हैं, चीज़ों को खरीदने वाले कस्टमर, आप समझ लो हम और आप जैसे, वो दोस्तों उनको फ़ायदा होगा। अलग अलग वैराइटीज़ के सामान मिलेंगे उनको, ठीक है। तो जब देखो कोई एफडीआई कंपनी आती है तो वैराइटीज़ बढ़ जाती है, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है इससे। लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है? सबसे पहले इन एफडीआई की वजह से तो जो डोमेस्टिक जो हमारे इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एफडीआई विदेशी कंपनी भारत में आ रही होती है और इनके पास इतना दोस्त अपार धन संपत्ति होता है, टेक्नोलॉजी होता है, और ये सरकार को हैवी टैक्स और हैवी पैसा पे करके दोस्त सरकार पर भी कंट्रोल बना लेते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इन एफडीआई की बातों को मानेगी, इन कंपनीज़ की बात को मानेगी भी, और अपने रूल और पॉलिसीज़ जो बनाएगी वो इन दोस्त बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के इशारों पे काम करने लग जाएगी। तो ये भी दोस्तों कहा जाता है इस वजह से एफडीआई का एक बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट है तो कॉर्पोरेट करों के द्वारा। देखो गवर्नमेंट क्या करती है दोस्त, जब भी कोई कंपनी भारत में आ रही है तो वो इंडियन कंपनी यानी कि अब इंडिया के अंदर है तो भाई अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तो टाइम टू टाइम इन कंपनियों को सब्सिडीज़ दे, टैरिफ में तो छूट दे, है ना। टैरिफ में तो टैक्स लगाया जाता है कोई नई कंपनी के आने के बाद, तो टैरिफ में छूट दिया जाए, है ना। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार लोन दे इन कंपनियों को, तो सरकार के ऊपर भी एक बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि भारत में जो एग्जिस्टिंग जो कॉर्पोरेट वगैरह है वो तो है, बट एक नए और आ रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इससे सरकार को मिलता है, बट सरकार को भी दोस्तों फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है ये सारी एक कंपनी को जो विदेशी कंपनी आ रही है। इसलिए दोस्त सरकार पे एक भार पड़ता है, यानी कि सरकार पे एक बर्डन हो जाता है इस वजह से, ठीक है दोस्त। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में विदेशी पूंजी जो आती है एक वो एफडीआई के रूप में आती है। नेक्स्ट दोस्तों विदेशी सहयोग में, विदेशी सहयोग का मतलब क्या होता है कि कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर जब काम करने के लिए आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो सरकारी लोन, सरकार द्वारा इनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा लोन मिल जाता है, सिंपली भारत की सरकार को मिल जाता है, प्लस दोस्तों जैसे कि IMF वगैरह हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, इनसे भी लोन मिल जाता है इसलिए दोस्त, क्लियर है। एंड भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव क्या है? प्रभाव जो चल रहा है यानी फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। देखो दोस्त भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हमें जब इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो दोस्त हमें वहाँ पे डॉलर चाहिए। अब डॉलर कैसे मिलेगा? जब कोई भारत के अंदर कोई विदेशी कंपनी आएगी एफडीआई लेकर, एफडीआई के रूप में, तो भाई वो इंडियन करेंसी नहीं तो उसको डॉलर लेकर आएगी, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है इसका मतलब कि कह सकते हो जो भंडार है वो बढ़ता चला जाएगा। दोस्त हम एग्जांपल देखें एक तो 2002 और 2003 के आसपास की बात है दोस्त, ये इस एक साल में इस वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5036 मिलियन डॉलर का भारत के अंदर एफडीआई आया था, जो दोस्तों बढ़कर 2010 और 11 में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 27,024 मिलियन डॉलर हो गया। तो दोस्तों एफडीआई भारत में बढ़ा है, और मोदी जी के आ जाने के बाद दोस्तों ये तो और ज़्यादा बढ़ा है, ये तो हमें पता है यार, ठीक है। तो भारत में जो प्रतिभूति निवेश का जो प्रभाव है दोस्त वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ इसके अंदर 1995 और 1996 में, ये तो टाइम पीरियड है फाइनेंशियल ईयर है। इसमें दोस्त मेनली जो हमारे पास विदेशी प्रभाव था दोस्त वो सिर्फ 2748 मिलियन डॉलर का था, जो बढ़कर 10-11 में भी 31,471 मिलियन डॉलर का हो गया है। तो इस तरीके से दोस्त विदेशी जब निवेश बढ़ता है तो देश का इससे फ़ायदा होता है, ये हम सब जानते ही हैं, ठीक है। भारत एक विकासशील देश है और इसके लिए दोस्त एफडीआई आना बहुत ज़रूरी है। तो सभी देशों में तो 2008 की आर्थिक मंदी का बहुत गहरा मतलब कि नेगेटिव प्रभाव पड़ा था दोस्त। 2008-9 में बहुत तगड़ी मंदी आ गई थी, 1929 जैसी मंदी। इसमें क्या हुआ था कि दोस्त प्रोडक्शन तो है, लोगों पर पैसा नहीं खरीदने के लिए, आगे चल के दोस्तों प्रोडक्शन ही नहीं होने लग गया। अब सामान सोसाइटी के अंदर यानी मार्केट में माल है नहीं, लोग खरीदेंगे क्या भाई? तो बहुत तगड़ी मंदी आ गई थी 2008-9 के टाइम पे, ठीक है। तो इससे दोस्तों बनने के लिए देशों को चाहिए कि अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा कर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लघु उद्योगों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। आखिर भारत में दोस्तों जो लघु उद्योग हैं यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, हमें इनके बारे में बताना है।
और सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी दो जिसका हमें आलोचना करना है, ठीक है। लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री, आखिर स्मॉल इंडस्ट्री कहाँ किसे जाता है? देखिए दोस्त, जो इंडस्ट्री लगभग 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती हो और उसका दोस्त 1 साल की जो कमाई है वो 50 करोड़ रुपए हो, उसको कहा जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री। कंपनी जो है उसकी जो औकात है, औकात मतलब दोस्त कि उसको कह सकते हो कि आप 10 करोड़ तक वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो, बट इससे ज़्यादा नहीं करना उसको। 10 करोड़ तक पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो और 50 करोड़ रुपए दोस्त वो रिटर्न यानी कि 50 करोड़ रुपए वो कमा सकती हो। तो ये क्राइटेरिया है जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और दोस्त देखो, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है इनके पास मैंने जो तकनीक होती है और जो मैन पावर होते हैं दोस्त, वो ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो तकनीक के मुकाबले में मैन पावर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है छोटे छोटे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है बट मैन पावर इनके पास होती है। तो ये लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड अपनी इंडस्ट्री में काम वर्कर वगैरह हो गए उनको काम करवाने के लिए। हम बात करते हैं दोस्त लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की जो मेन समस्या वो क्या है। देखो दोस्तों, आज क्या है कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है आपस में बहुत बड़ी मतलब के बीच में कंपटीशन है, जिसको हम गला घोट प्रतिस्पर्धा कहते हैं, गला घोट प्रतियोगिता कहते हैं। अब समाज के अंदर दोस्त मान लो कि कोई कंपनी साबुन बनाने वाली है, कोई कंपनी शैम्पू बना रही है, कोई कंपनी दोस्तों बिस्किट बनाने वाली है, कोई कंपनी चिप्स बनाने वाली है। तो छोटी छोटी कंपनियां लगता तो ऐसा है बट इनके पास एक वैराइटीज़ है। अब एक ही चीज़ को 10 कंपनियां बना रही है। तो सोसाइटी के अंदर अब क्या है, मार्केट में लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि भाई इसको ले या इसको ले। तो इसमें सबसे सस्ता जो सबसे बेटर दे सकती है वो मार्केट में टिके रह जाएगी। अदरवाइज जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ना कर पा रही हो और जो 50 करोड़ का रिटर्न ना ले रही हो तो वो समाज में टिक कैसे पाएगी। इसलिए दोस्त गला काट प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से चलता आ रहा है। और ये जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होती है इनके पास मनी का भी बहुत ज़्यादा कमी होता है, यानी कि लैक ऑफ फाइनेंस, जिससे वजह से दोस्तों अब देखोगे तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है इन कंपनियों को, फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, टाइम टू टाइम लोन की सिस्टम करती है और इंटरेस्ट उसका कम से कम हो ताकि इनको प्रमोट किया जाए। MSME के तहत दोस्त छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करती है सरकार, ताकि दोस्त जो ये उत्पादन जो है इनका काफ़ी पिछड़ापन होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन का जो इनका टेक्नोलॉजी होता है काफ़ी बैकवर्डनेस होता है, काफ़ी पिछड़ापन होता है, तो उसको ही ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेन प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो छोटे छोटे उद्योगों की मार्केटिंग प्रॉब्लम, विपणन की समस्या, यानी दोस्त ये अपना ऐड या अपने प्रचार में पैसा खर्च नहीं कर पाते, बहुत वो कॉस्टली पड़ता है इनको। तो पहली चीज़ तो ये भी है यहाँ पे। एंड क्वालिटी ऑफ दी कमोडिटी, यानी कि जो वस्तु ये बना रहे होते हैं उसकी गुणवत्ता तो ये तो पूरी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बट लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ मनी की वजह से दोस्त ये इतना भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। कच्चे माल की जो समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है ना, लैक ऑफ या रॉ मटेरियल कह सकते हो आप। एंड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, ताकि ये मैनेज नहीं कर पाते मार्केट में, और ये जो कई सारे कंपनी तो इसलिए ही बंद हो जाते हैं जो नए नए खुलते हैं कंपनियाँ। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने दोस्त बोर्डें बना रखी है, बोर्ड मतलब काफ़ी सारे ऐसे कॉर्पोरेशन बना रखी है, जिससे कि जो मेनली जो ऐसे निगम बनाए जा रहे हैं जिससे कि इन छोटे छोटे इंडस्ट्री को हेल्प दिया जा सके, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो आगे इनका प्रमोट किया जा सके, इनको एक कंपटीशन में जीतने लायक, कंपटीशन में टिकने लायक बनाया जा सके। भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना की गई है जिससे कि दोस्तों इनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जा सके एंड टेक्निकल सपोर्ट मिले, दोस्त टैक्स में छूट दिया जाए, मार्केटिंग में दोस्त इनके लिए गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर इनके लिए दोस्त जैसे कि वेबसाइट हो गया है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटली मार्केटिंग आज हो रहा है बहुत तेज़ी से, इनको इस चीज़ में बढ़ावा दिया सके। पहले तो लाइसेंस राज को ख़त्म किया जा सके। अभी क्या होता है कि लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको 1991 से पहले, कि दोस्तों अगर आपको कोई बड़ी या छोटी भी इंडस्ट्री बनाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब क्या हो 1991 के बाद कि गवर्नमेंट ने दोस्तों जब LPG अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब चीज़ों को प्राइवेट करने स्टार्ट कर दिया और हमने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। अब आप दोस्त बिना लाइसेंस के कोई कंपनी खोल सकते हो। अब उसके बाद अगर आप रजिस्टर करवाते हो गवर्नमेंट में तो उसके अपनी बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो सरकारी खरीदारी में प्राथमिकता दी गई, यानी कि मेन जो अगर गवर्नमेंट परचेज़ करती है, गवर्नमेंट से कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तो जो सरकार वहाँ पे सब्सिडी देके हेल्प करती है इन छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले लोगों को, है ना, दोस्त, ताकि दोस्त इनका जो एक तरफ से जो इनका तो पूरा प्रदर्शन ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ठीक हो सके और नेशनल जो इक्विटी फंड है उससे इनकी हेल्प की जा सके। और इनके लिए दोस्तों एक विकास बैंक की स्थापना भी की है, और ये डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है, ताकि दोस्त जो कभी कभार क्या होता है जो लोन लेते हैं तो इनका जो ब्याज होता है वो मतलब कि इनको देना पड़ता है ब्याज, तो जब ये ब्याज टाइम पे नहीं देंगे तो ये और बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकी सुधार हो सके दोस्त, इसलिए ब्याज गवर्नमेंट बहुत कम रेट में देती है इनको, इंटरेस्ट काफ़ी कम रखती है। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना ये चलाया गया है दोस्तों, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक मान लो जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है
उसको एक क्रेडिट कार्ड का सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो गवर्नमेंट लोन ईजिली ले सकता है, बिजनेस लोन जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, सिली सिलाई वस्त्रों पर से प्रतिबंध हटाना। ये बहुत बड़ी दोस्तों बात है। ये भारत में क्या था कि अब तक की गवर्नमेंट पॉलिसी को रेगुलेट करती थी कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसको हम सोशलिस्ट पॉलिसी कहते हैं, जहाँ पे 1991 से पहले की बात है ये। लेकिन अब मार्केट को पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया कि मार्केट अब जो मर्जी चाहे वो कर सकती है, जिस प्राइस पर चाहे उस प्राइस पर सामान को बेच भी सकती है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर दोस्त नाम मात्र का कर दिया गया। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कह सकते हो कि ये इनको यूनिटी में बनाए रखने के लिए सभी कॉर्पोरेशन को, सभी इंडस्ट्री को आपस में एक केंद्र की, एक सेंटर की स्थापना कर दी गई, ठीक है, ताकि यूनिटी बने रहें और आपस जो सभी इंडस्ट्री मिलके ट्रेड करे, व्यापार करे और गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन का परीक्षण कीजिए। 1991 से पहले भारत में दोस्तों जो औद्योगिक नीति थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। देखो, केंद्र में सरकार बदलने के साथ इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो भी चेंज हो जाती है। तो 23 जुलाई 1980 को एक नई पॉलिसी बनाई गई थी और इस नई पॉलिसी से पहले भी दोस्तों 1956 में एक नई पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन दोस्त इसमें ये जो दोनों पॉलिसी है, इन दोनों पॉलिसी के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों को, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि जो मेनली जो इंडस्ट्री है, बैंक है, अलग अलग जो कारखाने हैं, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा। प्राइवेट सेक्टर को तो प्रमोट नहीं किया गया था इसके अंदर। यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर होती भी है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो पहले की पॉलिसी ये चलती आ रही थी। काफ़ी सारा लिमिटेशन था इसके अंदर दोस्त। 1948 की पॉलिसी जब नेहरू जी के द्वारा दोस्तों बनाई गई थी, उस टाइम भी यही हुआ करता था। लेकिन दोस्त 1991 के अंदर चेंज किया गया। और इस चेंज में क्या हुआ, हम पहले इसकी बात करेंगे दोस्त। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि 1991 से पहले की जो हमारी जो कंडीशन थी, इसके बारे में दोस्त KL कृष्णा के द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा दोस्तों कहा गया है कि 1991 के पूर्व की जो स्थिति है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में? पहला सत्र जो कि 1951 से 1965 तक चलता है। इसमें क्या हुआ दोस्त, हमने इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर हमने इसमें फोकस किया, जिस वजह से हमारी जो वार्षिक जो विकास दर है, पहली योजना में हमने 5.7% की दर से, रेट से हमने अपना डेवलपमेंट किया। तो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान थी, उसमें हमने 7.2% से अपना डेवलपमेंट किया। और जो थर्ड हमारी जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान थी, उसमें हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी जो हमारे देश की GDP है, वो 10% से, यानी कह सकते हो कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो 9% तक ग्रोथ में बढ़ी। तो इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ा, देश जो तरक्की पे था, बट उस हिसाब से नहीं था जैसा हम चाहते थे। सेकंड पॉइंट में क्या है, दूसरा सत्र, यानी कि 1965 से लेकर 66 एंड 1979 से 80 तक। ये दोस्तों टाइम जो है हमारा, इस टाइम को सेकंड सेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसमें दोस्तों हुआ क्या, इसमें जो प्रोडक्शन में एक बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। अब खुद से सोचो यार, जो विकास की जो वार्षिक दर थी वो तीसरी योजना के टाइम 9.1 थी, जो गिरकर दोस्त अब जाके 4.1 हो गई थी। तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बहुत बड़ी गिरावट इस टाइम पे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आर्थिक मंदी चल रही थी दुनिया भर के अंदर, तेल का प्राइस बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी के दोस्तों अगेंस्ट में दोस्त आंदोलन चल रहे थे महंगाई को लेकर एंड दोस्त करप्शन को भी लेकर, जैसे JP आंदोलन वगैरह हो गया। और इसी टाइम वो टाइम था यार जब आपातकाल का टाइम भी चल रहा था। तो 1970 और 80 के टाइम जो विकास नेगेटिव था, वो दोस्तों अब क्या चाहते हो कि 1.6% नेगेटिविटी के साथ हमारी इकोनॉमी चल रही थी। बट आगे चल के जब 1980 और 1990 का टाइम पीरियड आया, इसको दोस्तों हम तीसरा सत्र कहते हैं। इसमें थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि जो विकास दर थी हमारी बढ़कर वो 8.5 जो थी दोस्तों 1981-82 में, अब वो 1991 में आसपास दोस्त वो 8.7 हो गई। यानी बेशक हमने 8.2 यानी कह सकते हो 8.5 से हमने 8.7% में ग्रोथ करी, बट वो हमारे लिए सही रहा। लेकिन तो जब हमने 1991 जाके अपनी एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, जिसके अभी तक क्या था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, दोस्त सभी चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। अब क्या हुआ दोस्त, मेनली 18 इंडस्ट्री को छोड़कर सभी को प्राइवेट कर दिया गया। अब ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होगी दोस्त वो सरकार के हाथों में ना होकर वो प्राइवेट हाथों में होगी। तो 11 यानी कि 18 इंडस्ट्री को छोड़ दिया गया, जैसे रेलवे हो गया है ना, डिफेंस हो गई, हेल्थ, एजुकेशन, मेनली चीज़ों को छोड़ा है जो सरकार के पास ही होना चाहिए, पुलिस वगैरह इन सबको छोड़ दिया गया। बाकी दोस्त उनको प्राइवेट कर दिया गया। तो लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। जो भी नई कंपनी बनाना चाहता है वो बना सकता है बिना किसी लाइसेंस से। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा और सामाजिक दृष्टि से संबंधित केवल 8 उद्योग समूह को आरक्षित रखा गया। ठीक है, यानी कि 8 मतलब कि 8 ऐसे समूह जो देश की सुरक्षा के लिए, यानी कि BSF वगैरह है ना, जो हमारे देश की डिफेंस में है मेन, उनके लिए आरक्षित किया गया।
34 ऐसे इंडस्ट्री थे जिनके 51% जो शेयर है वो प्राइवेट को दे दिए गए। यानी दोस्त काफ़ी मतलब कि अब सुधार किया गया। तो 18 इंडस्ट्री को छोड़कर प्राइवेट दोस्तों फुली प्राइवेट कर दिया गया। बाकी 34 ऐसे इंडस्ट्री थे जिनमें 51% शेयर दे दिया गया प्राइवेट को। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट ने रखा अपने पास कितने परसेंट, 49%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, 51% तक विदेशी अंशों वाले कंपनियों में दोस्तों कार्य करने की अनुमति दे दी गई। और सरकार दोस्त अब क्या करती थी, अलग अलग साधन जुटाने में जुट गई थी। और दोस्त मेनली MRTP इस एक्ट को दोस्तों ख़त्म कर दिया गया था। MRTP एक्ट जो था, इसके तहत दोस्त पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। अब विदाउट एनी परमिशंस, बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए दोस्त हम कोई भी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। तो इससे जो भारत के अंदर दोस्त कह सकते हो कि जो इंडस्ट्री थी उसकी एक बाढ़ आ गई और भारत में अलग अलग कंपनियां खुलनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, भारत में कृषि क्षेत्र के महत्व की व्याख्या कीजिए। कृषि क्षेत्र में कृषि की निम्न उत्पादकता यानी जो लो प्रोडक्टिविटी है, इसके मेन एलिमेंट्स को बताना, आखिर ऐसा क्यों है। तो दोस्त यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको रीड कर सकते हैं। देखो दोस्त, मैं आपको फटाफट कंसेप्ट बता रहा हूँ अब, और आप नोट्स को लेकर नीचे से पढ़ लेना। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। अब मेन आपको पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्त, देखिए 60 से 70% जो भारत में जो बुआई होती है मेनली वो बारिश के पानी से होती है, 60 to 70%। आप देखिए ज़रा एक बार। एंड काफ़ी मेन जो प्रॉब्लम होती है भारत के अंदर, वो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम पहले उसकी बात करते हैं, जिस वजह से लो प्रोडक्टिविटी है। सबसे पहले भारत में दोस्त मेन जो कब्जा है वो जमींदारों का है। तो जमींदारों के इस कब्जे की वजह से किसान बेचारे पे बहुत बोझ बढ़ता है। इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं हो पाता, भूमि सुधार नहीं हो पाती है इससे, है ना। यानी प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाता, और किसान क्योंकि जब बोझ हल्का नहीं होगा तो बेचारे वो काम कहाँ से करेंगे। तो इन जमींदारों का सबसे बड़ा भूस्वामित्व का जो कब्जा है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा है भारत के अंदर भी। ठीक है, एंड जीवन निर्वाह कृषि, देखो मेनली उन चीज़ों पर जोर दिया जाता है जो मेनली जीवन निर्वाह के लिए है ना, जो यानी कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बाकी और अदर दोस्तों जो फैक्टर उन पे हम छेड़ते भी नहीं हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्या है दोस्त, अल्प पूंजी का आधार यानी कैपिटल बेस जो हमारे पास है उसकी बहुत कमी है हमारे पास। मानसून पर निर्भरता है, और जिस दिन दोस्त मानसून बिगड़ा उस दिन कृषि का हालत बिगड़ जाता है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मिट्टी की प्रकृति दोस्तों ऐसी है कि कई फसल जो हैं वो उग नहीं पाते अच्छे से। उसके जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें अलग अलग दोस्त किस्म के तकनीक का यूज़ करना है, बट इसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले में। एंड कृषि सुविधाओं का दोस्तों अभाव है भारत के अंदर आज भी। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है। और सुधार कैसे कर सकते हैं दोस्त, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें चकबंदी वगैरह की सिस्टम करना पड़ेगा। फसल के दोस्त अधीन क्षेत्र में हमें वृद्धि करना होगा, जहाँ पे फसल उगा सकते हैं हमें उसको बढ़ाना होगा। 50-51 के दोस्तों टाइम में कुल बोया गया जो क्षेत्र था वो 13 हेक्टेयर था, जो दोस्तों अब बढ़कर 18.5 करोड़ हेक्टेयर हो चुका है। यानी 13 करोड़ हेक्टेयर से दोस्तों बढ़कर अब 18.5 करोड़ हेक्टेयर दोस्तों भूमि ऐसी हो गई बढ़कर, जो अब जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, खेती लायक जो भूमि है भारत के अंदर। तो सिंचाई का विस्तार करना होगा, कृषि की उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है दोस्त तभी बढ़ सकती है वो। 1951 में दोस्त केवल 17% भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था थी, और अब दोस्तों बढ़कर सिंचाई की व्यवस्था 34% लैंड पे हो चुकी है। पंजाब में दोस्त एग्रीकल्चर की जो भूमि है वो 95% है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है। एंड 1996 में सिंचाई की व्यवस्था जो थी वो 876 लाख हेक्टेयर भूमि पे थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये उस टाइम के मुकाबले में तो थी, बट आज बढ़ती जनसंख्या के लिए बहुत कम पड़ जाती है यार आज भी। ये भी पंजाब में 73 लाख हेक्टेयर की दोस्तों भूमि सिंचाई की व्यवस्था के लिए है। सातवीं जब योजना बनी थी भारत के अंदर तो उस टाइम 16,590 करोड़ पे इस पर खर्चा किया गया था सिंचाई के लिए। एंड जो छठी योजना बनाई गई थी एंड दोस्त उसमें क्या था मेनली अगर देखोगे आप तो 32,280 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और जो सिंचाई का क्षेत्र बढ़कर 894 लाख हेक्टेयर हो गया था। ठीक है दोस्तों, मेनली हमें क्या करना है तो अपने एग्रीकल्चर को सुधार करना है। इसके लिए भारत के अंदर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है कृषि अनुसंधान एवं विकास ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है दोस्त, मेनली ये एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट को सजेशन देता है। और भारत में दोस्त एग्रीकल्चर के लिए भी 27 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जो कि मेनली कृषि यानी एग्रीकल्चर के नए नए तकनीक नई नई टेक्नोलॉजी के लिए खोज और रिसर्च करता है इसके बारे में। ये दोस्त पंजाब हरियाणा यूपी बहुत तेज़ी से ये हमारे देश में फैले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वितरण प्रणाली में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। देखो खाद्य अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार ने जो निगम बनाए हैं, जो कॉर्पोरेट बनाए, अलग अलग कॉर्पोरेशन बनाए हुए हैं, हमें जो इनमें सुधार करना होगा, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, जिस वजह से दोस्त पॉलिसी में जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो दिख नहीं पाता। कृषि योग्य भूमि का दोस्तों विकास करना होगा, ऐसे भूमि जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सही है, जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, जहाँ पे दोस्त
के खेती की जा सकती हो, ऐसी भूमि की हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए दोस्त अगर भूमि नहीं बढ़ रही है तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे सभी का अनाज की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। एंड पशुपालन में दोस्त हमें सुधार करना होगा, ठीक है, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है हम इसमें भी इंप्रूवमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की जो निम्न आर्थिक सामाजिक स्थिति है स्वतंत्रता के बाद से दोस्त, उसके लिए जो ब्रिटिश की जो नीति यानी जो अंग्रेजों की नीति थी वही जिम्मेदार है। तो इसके बारे में बताना है आपको, सही है क्या, ऐसा सही में जिम्मेदार है ये? ब्रिटिश दौर में जब भारत दोस्त गुलाम हुआ करता था तो भारत पिछड़ा हुआ और अल्पविकसित मतलब यानी कितना डेवलप नहीं था भारत। तो मेनली दोस्त जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत थी उसको अंग्रेज़ों ने खूब लूटा खसोटा, और यहाँ के कच्चे माल को लेके वो अंग्रेज ब्रिटेन चले गए और वहाँ पे मशीनें में बनाकर वो भारत के मार्केट में आके उन्होंने बेच डाला, वो भी ऊंचे दामों पर। उस टाइम दोस्तों भारत में वो 80% लोग गरीब हुआ करते थे। तो भारत की जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी वो इतनी नहीं थी कि भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्री इतनी नहीं थी। तो जो अनडेवलप्ड हमारी इकोनॉमी है दोस्त, उसमें पर कैपिटा जो लोगों का इनकम है वो भी बहुत कम। दोस्त हमारी इकोनॉमी में कैपिटल का बहुत ज़्यादा कमी थी, निवेश इतना था नहीं। कृषि पर जनसंख्या काफ़ी मतलब प्रेशर था, एग्रीकल्चर पर काफ़ी प्रेशर था, बढ़ती जनसंख्या का। विदेशी व्यापार पे मतलब काफ़ी दोस्तों हम निर्भर थे, विदेशी व्यापार पे निर्भर थे हम, और जो नहीं होता था तो दिक्कत आ रही थी। तो जो ब्रिटेन काल के दौरान ही प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो 0.5% प्रति वर्ष था, यानी दोस्तों कितना कम था सोच लीजिए आप। जो कि 48 के और 49 में जो टाइम पीरियड आया उसमें दोस्तों जो हमारी नेशनल इनकम थी वो 8,650 करोड़ थी, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति, यानी कि एक बंदा 249 रुपये 6 पैसे कमाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 249 रुपये के हिसाब से मानी जाती थी। आगे चले तो राष्ट्रीय आय 50% तक, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो मेनली जो नेशनल इनकम का जो इनकम था लोगों का वो 50% दोस्तों अकेले एग्रीकल्चर से आता था, और जो 17.1% है दोस्तों मान लो ये इंडस्ट्रियल एरिया से आया करता था टोटल इनकम। 72% लोग दोस्तों कृषि से जुड़े हुए थे, आज़ादी के टाइम की बात है ये, और 11% जो सभी प्रकार के उद्योगों से, और 8% व्यापार से लोग यानी कि परिवहन और व्यापार में जुड़े हुए थे। लगभग दोस्तों 200 से 250 मिलियन भारत की जनसंख्या या तो कुपोषित थी या दोस्त कुपोषित के अभाव में थी, यानी दोस्त बहुत तगड़ी संकट थी भारत के अंदर भी। तो इसलिए अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो अनुकूल रही। अंग्रेज़ों ने दोस्तों भारत के जो घरेलू उद्योगों को नष्ट कर डाला, जैसे कि हथकरघा उद्योग हो गया, चाहे दोस्तों जो हमारी है ना हैंडमेड जो इंडस्ट्री थी हमारी खुद की हाथों से बनाई वस्तु, उनको दोस्तों उन्होंने ख़त्म कर डाला। एंड भारत की दोस्त अपनी घरेलू इंडस्ट्री पे उन्होंने बहुत आघात पहुंचाया। तो इससे छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियल थे, जो छोटे छोटे दोस्त व्यापारी थे वो भी नष्ट होते चले गए, यानी उन पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा इनका। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी देश का भुगतान संतुलन क्या है? भारत के भुगतान संतुलन में लगातार घाटे के मुख्य कारण बताना आपको, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आखिर दोस्त इसमें घाटा क्यों हो रहा है। इससे पहले हम बात करते हैं भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ये दोस्तों कहना है हैडलर के अनुसार, इन्होंने ये कहा कि जो भुगतान संतुलन है इसका मतलब ही ये होता है कि जो हम यानी कि दूसरों से व्यापार करते हैं देशों से, तो हम व्यापार दोस्त उतना ही करें जितना हमारी इनकम से ज़्यादा ना हो जाए। अगर दोस्त हमारी इनकम ही 100 रुपये है और हम दोस्त बाहर से माल खरीद रहे हैं 120 रुपये का, तो ये दोस्त 20 रुपये का जो घाटा हो रहा है ये कहाँ से लाएंगे भाई हम? तो इसके लिए हम जाएंगे IMF के पास, उनसे हम लोन लेंगे भाई, तो वो अपनी शर्तें लागू कर देंगे हमारे ऊपर, जिससे हमारी इकोनॉमी बर्बाद होती चली जाएगी, यानी कि दिवालिया हो जाएगी दोस्त। तो इसलिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को बना कर रखना चाहिए। एंड दोस्त यहाँ पे ET किनके द्वारा एल्सवर्थ के अनुसार कहा गया, क्या कहा गया कि भुगतान संतुलन एक राष्ट्र के निवासियों एवं विश्व के शेष निवासियों के मध्य समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण होता है, और यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, जैसे कि 1 वर्ष के लिए होता है भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश से दूसरे देश के बीच में होने वाला ट्रेड यानी व्यापार। तो भारत का जो भुगतान संतुलन दोस्तों उसमें घाटे हैं। उसमें घाटा क्यों होता है? सबसे पहले तो जो हम अनाज वगैरह या जो एग्रीकल्चर के जो पदार्थ हैं जैसे कि बीज वगैरह हो गए है ना, जो टेक्नोलॉजी हो गई, हम वो बाहर के देशों से खरीदते हैं, आयात करते हैं, उसका इंपोर्ट करते हैं। मशीन वगैरह हो गए दोस्त, ये भी हम आयात करते हैं। सुरक्षा या जो डिफेंस के लिए हमारे दोस्त जो हथियार वगैरह जो आज भी हम पे याद है ना, जो MiG-21 हो गए, जितने भी हथियार जो ज़्यादातर हम वो फ्रांस से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं या हम रूस से लेते हैं, तो हम वो खरीदते ही बाहर से खरीद रहे हैं, तो हम पे थोड़ा बोझ तो बढ़ेगा ही। दोस्त पेट्रोलियम पदार्थ, हम जो कच्चा तेल है यार, तेल जो है हम पेट्रोलियम पदार्थ वो भी हम खाड़ी के देशों जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया दोस्त, रूस से भी 1% लेते हैं हम। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हम ये खरीदते हैं, खाड़ी देशों से खरीदते हैं, तो आयात करते हैं हम, इसलिए दोस्त हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ रहता है, जिसको हम BOP कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, आशा के अनुरूप निर्यात व्यापार में वृद्धि ना होना। तो देखो जब हम बाहर से खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको हम डॉलर में पे कर रहे हैं, लेकिन तो हमारे पास जो पैसा है वो बाहर चला जा रहा है। अगर दोस्तों हम भारत का माल बाहर बेचे, यानी कि भारत से अब हम क्या करें, इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट करें, तो जो देश खरीदेगा वो देश हमें डॉलर देगा भाई, तो इससे हमारे सामान बिकेगा बाहर, तो हमारे देश में पैसा आएगा, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, निर्यात होता ही नहीं है ज़्यादा भारत में, है ना। ये एक्सपोर्ट यानी कि उतनी मात्रा में नहीं हो रही जितना हम एक्सपेक्टेड करते हैं। इसलिए दोस्त जो देश का जब जिस टाइम विभाजन हुआ था तो उस टाइम में भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा था पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट है, भारत के जो आयात है इस वजह से दोस्त हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता रहता है, ठीक है, भुगतान संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का योगदान बताना है हमें। देखो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो जिसने ये पॉलिसी मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले की कंडीशन आपको बताना, जब गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी हुआ करती थी, और मेनली दोस्तों ज़्यादातर पॉलिसी पे गवर्नमेंट यानी ज़्यादातर इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अब 1991 के बाद जाके क्या हुआ, हमने एलपीजी अपना लिया, और एलपीजी अपनाने के बाद हमने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। मैंने दोस्त हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पॉलिसी हमने अपना लिया। दोस्त ये एक ऐसा सेक्टर था, एक ऐसा नीति थी, तो जब हमने पहली बार फर्स्ट टाइम इतनी बड़े क्षेत्र में हमने प्राइवेट सेक्टर को दोस्त प्रमोट किया। अभी मैंने आपको बताया अभी दोस्त 80 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब कुछ दोस्त हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। बट इसके दोस्त कुछ दोस्त भी हैं। दोस्त क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के दोस्तों हो जाने की वजह से कुछ ही लोगों के पास पैसा होता है तो वह मशीन खरीद लेते हैं, तो अमीर गरीब के जो फासला वो बढ़ जाता है इससे, ठीक है दोस्तों। ये हमें पॉइंट बताना है इसके अंदर। तो मेन दोस्तों अमीर गरीब का फासला बढ़ जाना, सरकार के ऊपर ये कंपनियाँ दबाव बनाती है, निजी क्षेत्र वाली प्राइवेट कंपनियां जो होती है, एंड जो काले धन की जो दोस्त नहीं सप्लाई वो बढ़ती चली जाती है इससे, एंड इकोनॉमिक सेक्टर का जो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट जिसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के आर्थिक विकास में दोस्त जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखो जो पब्लिक सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो भारत के अंदर दोस्तों मेनली जो पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना करती थी, जैसे कि 1948 में बनी, 1956 में बनी दोस्त, ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए बनाई गई थी। अब देखो जो पब्लिक सेक्टर है इसका मतलब ही सिंपल ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखें तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं या कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल में हो या तो सब कुछ प्राइवेट कंट्रोल में हो, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं होगा। यानी कि मिक्स होगा, कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट। जैसे जो अमेरिका की बात करें हम, तो वो भी जो पूरी तरह से पूंजीवाद नहीं है, कैसे थोड़ी है वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है भाई, पूंजीवाद वहाँ पे है। तो मेन जो इंडस्ट्री है तो वो गवर्नमेंट के पास तो है ही है, बट पूंजीवाद क्या कहता है, सब कुछ प्राइवेट हाथ में हो, बट मेन इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास भी है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में यही डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास वो सभी इंडस्ट्री होती है जो देश के विकास के लिए ज़रूरी मानी जाती है। तो अब तक दोस्तों जितनी भी इंडस्ट्री भारत में थी वो गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, और 1991 से पहले तक सभी इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट ही उसको देखती थी, और ऐसा कहा जाता था कि प्राइवेट सेक्टर इसको संभाल नहीं पाएगी, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अभी इतना कैपेबल नहीं समझती थी, इसलिए दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया जाता था। बट 1991 में जाके इसका प्रमोट किया जाने लग गया। एंड जो कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जैसे कि पॉवर्टी के ऊपर, इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आ गया, है ना दोस्त। एंड इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण, उसके बारे में आ सकता है। भारत में विदेशी व्यापार नीतियाँ कौन कौन सी हैं, एंड दोस्त लेबर के लिए जो कानून बनते हैं भारत के अंदर, श्रम नीतियाँ दोस्त किसानों के लिए वो बताना है। एंड जो बाल श्रम की समस्या क्या है भारत में, चाइल्ड लेबर, एंड एक्सिज्म जो नीति है भारत के दोस्त वो, एंड नाबार्ड की व्याख्या करें जो मेनली दोस्तों ट्रेड के लिए बनाती है पॉलिसीज, एंड भारत में कृषि विपणन, है ना, जो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है वो। तो ये दोस्तों क्वेश्चन रहे शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन। इस स्लाइड्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया। टेलीग्राम को उसमें ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम के अंदर दोस्त आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगे, और ये इकोनॉमी के जो नोट्स है दोस्त आप उससे नोट से पढ़ लीजिए, ताकि कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया एक बार आप नोट से पढ़ लोगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स क्योंकि पेड है तो आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाली वेबसाइट खुल कर आएगी, और इसके अंदर आप देखिए सारे सब्जेक्ट के आपके नोट्स हैं। जैसे कि मान लो आपको ये सब्जेक्ट लेना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, हिंदी मीडियम यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम यहाँ पे है, इस पर दोस्तों क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वाई नाउ पे क्लिक करके अपना डिटेल सेंड इसमें फिल करो, जैसे दोस्तों आप पेमेंट करोगे वैसे ये PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर दोस्त यहाँ तक। चलिए
ये वीडियो कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपनी इस वीडियो को सभी फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है यार। चलिए दोस्त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।